तो मैं नौकरी पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि पहला लाइव काफ़ी लंबा हो गया था, तो संक्षेप में रखेंगे। आज आप देखेंगे कि नौकरी की समस्या क्यों बड़ी हो गई है और क्यों ये एक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले रहा है। आप याद करें कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव के समय में नौकरी सीरीज के कारण रेलवे पर दबाव बना और पीयूष गोयल को अनाउंस करना पड़ा कि हम सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन और अन्य भर्तियां निकालेंगे। और उन्होंने तो दावा किया था कि 1 साल के भीतर सारी भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन आज तक की नहीं। जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें भी पूरी तरह से सैलरी अभी शुरू नहीं हुई है, उनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई तो भत्ता नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, 2019 में एनटीपीसी कैटेगरी की वैकेंसी निकाली, रेलवे ने फॉर्म भरा है, उसके इम्तहान का अभी तक पता नहीं है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और ये चल गया। काफ़ी मजाक उड़ा। युवाओं ने कहा कि छोड़ो इन बातों को, क्या करना है, हम फिर से वोट देते हैं। वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन इस मुद्दे के साथ अन्याय मत होने दीजिए। इस मुद्दे को आप थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप व्यापकता से समझें। मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूं। अभी एक नई किताब आई है, ये संतोष मेहरोत्रा की किताब है, रिवाइविंग जॉब्स एन एजेंडा फॉर ग्रोथ। ये अर्थशास्त्री लोग हैं, इन्होंने मिल के लिखा है। कई लोगों के इसमें लेख हैं, और ये 599 रुपये की किताब है। तो इसको पढ़ते हुए कुछ बातें समझ में आई, लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। तो देखिए, 3 तरह की चीज़ें हैं। स्वरोजगार है, सरकारी रोजगार है, और प्राइवेट नौकरी है। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, आप स्वरोजगार करें। भैया, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारत के लोग वैसे ही स्वरोजगार सबसे ज़्यादा करते हैं। खेती के बाहर जितने भी लोग नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, उनमें से 99% लोग असंगठित क्षेत्र में, और इस असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनमें से 65% लोग स्वरोजगार करते हैं। तो स्वरोजगार तो आप पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम है। 10,000 15,000 वेतन पे लोग काम कर रहे हैं। और इसमें भी क्या झटका लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं असंगठित क्षेत्र के, मुकुट हैं। इनमें बिना कौशल के भी लोगों को काम मिल जाता था। काम बहुत पैसे का नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद से हमारा एक्सपोर्ट जो है काफ़ी गिर गया। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां थी उन्हें क्वालिटी नौजवान नहीं मिल रहे थे, तो वो यहाँ अच्छी चीज़ें बनाने नहीं आई। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपका रोजगार कम हो गया। कंस्ट्रक्शन, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनती है, इन सब चीज़ों में किरण जी, मैं काश मेरे पास सचिवालय होता तो मैं सबकी समस्याओं का समाधान कर देता, पर मैं पत्रकार ही हूँ, मैं कितनी उम्मीदों को पूरा कर पाऊंगा। तो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया। आप जानते हैं कि अब इस सेक्टर में ना तो सैलरी है ना नौकरी है। तो ये जो 2 सेक्टर थे जिसमें कम क्वालिटी वाले नौजवानों को काम मिल रहा था, ये बैठ गए। और टेक्सटाइल भी था, वो भी बैठ गया। तो कम क्वालिटी वाला नौजवान कौन है, आप समझिए। ये हमारे ज़िलों के, बक्सर हो या आरा हो या फिर नालंदा हो या जमुई हो या सहरसा हो या बेगूसराय हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो या दरभंगा हो, इन सब के कॉलेजों से पास किए हुए जो नौजवान थे, उसमें पढ़ाई तो होती नहीं थी। 3 साल का बीए 5 साल में हो रहा था, मज़े में, कोई परवाह नहीं कर रहा था। तो आप क्वालिटी नहीं पढ़ पाए, तो आप क्वालिटी के नौजवान नहीं बन पाए, तो आपको कम पैसे का वेतन मिला। अब आपको 10,000 या 15,000 रुपये का वेतन मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के वेतन में काम करते हैं। अगर आप सिर्फ कई साल आप 15,000 के वेतन पे काम करेंगे, तो आप काम करते हुए भी गरीब होंगे, और दूसरा, काम नहीं मिलेगा तो भी आप गरीब होंगे। तो बड़ा हिस्सा भारत में की आबादी का बड़ा हिस्सा, जिसे के पास काम नहीं है और जिसके पास काम है, वो गरीब हो रहा है। तो इस किताब में एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें कहा गया है कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये प्रधानमंत्री भी 2014 से कहते हैं कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा 65% 35 साल से कम उम्र के लोगों का है। इनका कहना है कि इसका लाभ, ये मौका किसी देश की जिंदगी में बहुत मुश्किल से आता है, एक बार आता है। इसका लाभ हम उठा रहे थे।
लेकिन अब जब बेरोजगारी आई, अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद से चौपट होनी शुरू हुई, तो लोगों के रोजगार कम हो गए और जो 10 से 12 हज़ार कभी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती थी, वो भी संभावना समाप्त हो गई। तो अब आप भारत की आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जिससे हमें लाभ मिलना था, उसको लाभ का मतलब क्या हुआ? उसको काम मिलेगा, वो अच्छा कमाएगा और कुछ बचत करते हुए बुढ़ापे की तरफ जाएगा। तो इस किताब में कहा गया है कि अब भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2040 में समाप्त होगा। सिर्फ 20 साल बच गए हैं। अगर हमने नौकरी की संभावनाओं को बेहतर नहीं किया तो हमारी जो इस वक्त की आबादी है वो बेरोजगारी के दौर से बुढ़ापे में प्रवेश करेगी। दो तरह से, जिसके पास काम नहीं है और जिसके पास काम है उसके पास सैलरी कम है। सैलरी कम है, उसके पास सामाजिक सुरक्षा कम है। सामाजिक सुरक्षा कम है, आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास बीमा है। असर क्या होगा? अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो जो भी आपके अकाउंट में 40,000 50,000 रुपए होगा और साथ में कर्ज आ जाएगा, पैसा उड़ जाएगा। तो आप गरीबी रेखा से नीचे जाएंगे या उतना ही अमीर हो पैसा आएगा कि आप जी सकें। इसलिए बहुत बड़ी आबादी को काम मिलने के बाद भी भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है, क्योंकि आपको काम नहीं मिला। तो इनका कहना है कि जब तक क्वालिटी का एजुकेशन नहीं होगा, जो आपको नहीं मिला, तो आपको अच्छी सैलरी का काम नहीं मिलेगा और आप जो काम करने जाएंगे उसको बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, आपका हुनर खराब होगा। अब इन्होंने स्किल इंडिया चलाया, लेकिन एजुकेटेड इंडिया नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सारे कॉलेजों में मास्टर रखने पड़ते, अच्छे मास्टर रखने पड़ते। तो आप क्वालिटी के छात्र बनते तो अच्छी नौकरी करते, अपनी भी, और ऐसा कुछ करते कि और लोगों को भी नौकरी देते। स्वरोजगार आप अभी भी आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए, किसी ने लिखा, अनुराग ने, कि बिहार एसएससी में 6 साल से पेंडिंग है। ये मजाक नहीं है क्या? क्या समझ रखा है लोगों ने इस देश के नौजवानों को? ये मजाक हो रहा है आपके साथ। तो आपका एजुकेशन खराब हुआ, आप खराब क्वालिटी के नौजवान बने, आप कोचिंग में भटकते रहे मामूली बीए पास करने के लिए, कॉलेज में महंगी फीस दी, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हुई, कोचिंग में दोबारा पैसा दिया। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है, किसी देश में नहीं होता। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो इन्होंने आज भी नहीं सोचते। इन्हें लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान, कुछ पाकिस्तान का भेज दो, कुछ चीन का भेज दो, हमारा नौजवान उसी में टहल टहल के समाप्त हो जाएगा। जाति धर्म से बड़ा क्या हो सकता है? वो उसकी पहचान के लिए जान दे देगा, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। आप मत करो। तो आपको खराब क्वालिटी का नौजवान बनाया गया। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बंद कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संभावना समाप्त हो गई। तो बेरोजगारी बढ़नी थी। सरकार जो भर्तियां निकाल रही थी वो सिर्फ 4th ग्रेड की भर्तियां निकाल रही थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो नौकरी जिसकी 4th ग्रेड की सैलरी चूंकि 20,000 25,000 थी, और प्राइवेट सेक्टर में जहां वो 12,000 पे काम कर रहा था, इंजीनियर होते हुए भी, मैनेजमेंट की डिग्री लेते हुए भी, जाहिर है वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। इसलिए वहां पर भीड़ थी, भगदड़ थी। अब आप देखें कि 2014 के बाद से यूपीएससी में आईएएस आईपीएस के भी पदों की संख्या में गिरावट आई है। सरकारी जो बी ग्रेड की नौकरियां थीं, एसएससी, राज्यों में आयोग की परीक्षाएं थीं, उनकी परीक्षाएं रोक दी गई। 2017 में कई महीने तक नौकरी सीरीज चलाने के बाद एसएससी की पुरानी परीक्षाओं के रिजल्ट आए। लोकसभा चुनाव में इसे पकौड़ा तलने को रोजगार कह दिया गया, उसके बाद खत्म हो गया। उद्योग का विकेंद्रीकरण है सर, आप समझिए जरा ढंग से। बीच में आप कोई भी आइडिया मत डालिए कि उद्योग का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। जहां केंद्रीकरण है वहां क्या नौकरी मिल रही है? वहां मशीनीकरण के कारण नौकरी कम हो गई, बिजनेस ठप हो गया, इकोनॉमी बैठ गई, तो उन लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया। 90% आबादी जो वर्क फोर्स है वो अगर मामूली तनख्वाह पर नौकरी करेगी तो बाजार कैसे बड़ा होगा? बाजार सिर्फ मामूली चीजों का होगा। अब लिख रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी अच्छे पैसे की नौकरी नहीं मिलती है।
क्वालिटी की टीचर कैसे नहीं मिलेगा? क्या बात करते हैं शुभंकर मिश्रा जी। आप अगर अच्छी शिक्षा में निवेश नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? आप कहीं से तो शुरू करेंगे, आप अभी भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल है, आप क्वालिटी के टीचर हो सकते हैं। सरकारों का बजट, अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 24,000 से, अरे भाई सुजीत जी, मेरे अब्बू डीएम नहीं थे तो क्या हुआ? ये पूछने का तरीका नहीं होता है। मैं यहां महत्वपूर्ण नहीं हूं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर से निकलिए। मैं यही समझाने के लिए दोबारा लाइव कर रहा हूं। पहले वाले में कैमरा थोड़ा उल्टा हो गया था। अभी देखिए, जस्टिस फॉर रेलवे अप्रेंटिस मांग रहे हैं, तो जो आपने वैकेंसी निकाली है उसकी नौकरी तो देंगे। ये डीएम थे ये कहकर आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? किसका? ये यही युवाओं को बांटा जा रहा है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। सरकार हर काम शिक्षकों पर लाद दे रही है, ये योजना वो योजना। इसका मतलब 50 योजनाओं के लिए काम है उसके पास, और वो सिर्फ टीचर से करा रही है। यही चीज बैंक में हो रहा है कि वो बैंकिंग का काम छोड़ के बीमा बेच रहा है, और बीमा कंपनी जो है वो बीमा क्षेत्र में रोजगार नहीं दे रही है, वो अपना मुनाफा बड़े लेवल पे बना रही है। समझिए इस बात को। इसलिए आप समझिए कि ये नौकरियां कम की गई हैं। सरकार ने नौकरी नहीं रखी, पेंशन बंद कर दिया कि वो पैसा बचेगा तो बड़े उद्योगपतियों को दिया जाएगा। जब सरकार आपको नौकरी नहीं देगी, आपको ताने दे रही है कि आप डीएम बनने वाले थे, तो फिर उद्योगपतियों के चौपट हुए धंधे को बचाने का काम सरकार का होना चाहिए, वो भी कई लाख करोड़ देकर। ये तो आप समझेंगे तो वो कई लाख करोड़ रुपया आप 10 उद्योगपति 100 उद्योगपति के चौपट धंधे को बचाने में आप लगा रहे हैं, उससे आप लोगों को नौकरी दीजिए। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पैदा कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि लोगों को कई तरह की सामाजिक सुरक्षा की चीजें नहीं देनी होगी, तो ठेकेदार तो सरकार से 15,000 रुपए के हिसाब से कर्मचारी का पैसा लेता है और कर्मचारी को रखता है 6,000 पे। तो सरकार ही रखे, कम से कम 6,000 की जगह 15,000 तो मिलेगा। तो 3 चीजें कनेक्ट हैं, एक आपका एजुकेशन, एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, और दूसरा इन दोनों से निकले हुए अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट, इंजीनियर। अब तो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले बयान दे देते हैं कि 90% इंजीनियर नौकरी देने लायक नहीं है। क्यों भाई? उनसे पैसा तो आपने पूरा लिया, 4 साल उनके जीवन का लिया। अब आप कह रहे हैं कि नौकरी देने लायक नहीं है, तो फिर उस कॉलेज को बंद करना चाहिए था, उस कॉलेज से पैसा वापस करवाना चाहिए था कि कैसे आपने कह दिया। इसलिए काम करने के हालात खराब किए जा रहे हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग बेरोजगार हुए। जिनके पास रोजगार है उसके पास पैसा नहीं है। ये बात आप समझिए। नौकरी के मसले का मजाक उड़ाने का समय नहीं है। एक बार उड़ चुका। कई लोग कहते हैं कि बिहार में भी ये मुद्दा हार जाएगा। हार जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2017 में जब मैंने नौकरी सीरीज शुरू की थी, पता भी नहीं था कि बिहार में ये मुद्दा बन जाएगा, पता भी नहीं था कि मध्य प्रदेश में ये मुद्दा बनेगा और छत्तीसगढ़ में भी बनेगा। इसमें आप सभी सरकारों की कड़ी परीक्षा लीजिए। ये झुंझुना बांटा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस, कमजोर रूप से आर्थिक तबके के लोगों को हमने आरक्षण दे दिया। नौकरी तो दे नहीं रहे हैं आप, नौकरी क्या दी? और ईडब्ल्यूएस को भी सर्टिफिकेट मिलने में 100 दिक्कतें आती हैं, रोज मुझे लिखते हैं वो लोग। तो इसलिए आपके पास जो पैसा है, आपके पिताजी के पास, एक अच्छा कॉलेज ना होने के कारण वो कोचिंग पे खर्च कर रहे हैं, और बीमार पड़ गए तो बीमारी पे खर्च करके कंगाल हो जा रहे हैं लोग। तो इसलिए आपके पिताजी की पीढ़ी का जो भी पैसा उनके पास आता, लाभ मिलता आपके परिवार को, आपको नहीं मिल रहा है, और आप अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप अगली पीढ़ी को नहीं देंगे। इसलिए इस किताब की बात सही है कि 2040 में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम बेरोजगारी से बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। चीन की तरह नहीं कि चीन ने इसी दौर को
9 से 10% की जीडीपी में वो ले गया, जिससे उसके जवानी को, उसके नौजवानों को अच्छा काम मिला, अच्छा पैसा मिला, और वो फिर वो एजिंग में चले गए यूरोप की तरफ। भारत के पास जब ये मौका आया तो नौजवान गरीब होते हुए वहाँ पर बेरोजगारी और बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। इस बात को आप समझिए। इसलिए नौकरी का मुद्दा सिर्फ सरकारी नौकरी का मुद्दा नहीं है, सरकार को नौकरी देनी चाहिए। जब सरकार का बजट 24,000 से 2 लाख करोड़ का हुआ है, जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं, तो उसका काम भी बढ़ा होगा, और काम बढ़ा है तो उन्हें अच्छी नौकरी देनी चाहिए। जब खुद विधायक लोग पेंशन लेते हैं और आपको पेंशन नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग जो रिटायर हुए हैं आपके रिश्तेदारों में, आप पता कीजिए, उनकी स्थिति बहुत खराब है। बच्चा अच्छा होगा तो, लेकिन उसके पास अपने जीवन के लिए भी वो कम कमा रहा है, तो माँ बाप की देखभाल कैसे कर पाएगा? कई बार नियत होते हुए भी वो नहीं कर पाता है, और लोग बीमारी से परेशान हैं। आपको ये बात समझनी है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आती है, चुनाव के समय आ जाता है, मेरा चेहरा बदल दिया जाता है और ये सब चलता है, आप मेरा मजाक उड़ाइए, मुझे गालियां दीजिए। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा आईटी सेल अगर किसी के पीछे लग जाएगा तो लोग, मैं चाहूंगा भी तो भी लोग मेरे बारे में उल्टा सोचेंगे। आप सोचते रहिए, लेकिन आपकी जिंदगी को लंबे समय के लिए जो बर्बाद किया गया है, वो बात बहुत ज्यादा सही है। इससे आप बच नहीं सकते। आपकी जिंदगी, अब जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, अब अगले 10 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सामान्य धक्का खाते हुए चीजें बढ़ेंगी। अब तो लोगों की सैलरियां कम हो गई। नवनीत जी ठीक लिख रहे हैं कि लंदन में रहते हैं और हेल्थ सिस्टम को और एजुकेशन सिस्टम को खत्म होते हुए देखना कितना दर्दनाक है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है और टेक्नीशियन स्टाफ नहीं है। फार्मासिस्ट की भर्ती बंद हो गई है। आप बताइए नवनीत जी, आप लंदन के जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, सिस्टम है, उसमें बिना फार्मासिस्ट की डॉक्टरों की कोई मीटिंग आपने देखी है, सुनी है? भारत में है ही नहीं। डॉक्टर को हटा दिया गया। तो एक सामाजिक रूप से ये बेरोजगार बना रहे हैं। चूंकि इनको पता है कि नौजवान ये सवाल आज ना कल पूछेगा, तो इसीलिए जब भी चुनाव आता है व्यापक पैमाने पे मुसलमान, पाकिस्तान, ये चलने लगता है। अगर यहां नहीं पैदा होता है, 2-4 लोगों को पकड़ के लाया जाता है, उनसे बयान दिलवाया जाता है, फिर कहा जाता है आप इस पे नहीं बोल रहे हैं, उस पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, हम मान लीजिए हम सब पे नहीं बोल रहे हैं, आप नौकरी पे क्यों नहीं बोल रहे हैं जो सबका मुद्दा है? ठीक बोल रहे हैं सुनोरिया साहब कि एनपीएस का सेशन अलग से कर ले। मैंने तो अभी किया, इसके पहले बताया तो कि एमपी लोग 4-4 पेंशन ले रहा है और आपसे हमसे कह रहा है कि बाजार में निवेश कर दो। मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं अपने दफ्तर में, जहां सभी योग्य लोग काम करते हैं, वहां पर भी मैं देखता हूं 2-4 लोगों को मार्केट में निवेश करने आता है। बाकी सब पूछते रहते हैं, इधर उधर बौआते रहते हैं कि क्या करें। किसी के पास पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है। और आप टैक्स दे रहे हैं, मेहनत की कमाई से सरकार को टैक्स दे रहे हैं, और 4 संपादक अंग्रेजी में लिखते हैं नहीं सरकार को अपना खर्चा कम करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि सारा पैसा उठाकर बड़े उद्योगपतियों को दे देना चाहिए। आप 100 उद्योगपतियों का धंधा चला रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे से, और जनता को आप पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं। और आपने एक नया तरीका सुना है कि किसी को जनधन अकाउंट में 500 रुपया दे दो, उसकी कमाई 5,000 10,000 थी, वो तालाबंदी के कारण चौपट हो गई, 500 रुपया दे दिया। अब कह रहे हैं कि कुछ तो मिला। हाँ, कुछ क्यों नहीं मिला? मैं भी कह रहा हूं कुछ मिला, लेकिन उसके बदले आपका सब कुछ ले लिया गया। किसी को 2,000 किसान को दे दिया, किसान उसी में खुश है। बस किसान को आज ना कल समझ में आएगा कि उसका 1 एकड़ में नुकसान ही 10,000 रुपए का हो गया है, तो ये 2,000 रुपए से उसका क्या होने वाला है? आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम दीजिए, आप सबको 10-10 हजार रुपए दीजिए। अमेरिका ने लोगों को कितने पैसे दिए जिनकी नौकरियां गई? फूल सिंह जी कहते हैं समझ में नहीं आता कैसे करें। इसमें समझने की बात है। इसमें आपको कहना पड़ेगा कि आप इसी मुद्दे पर टिके रहना चाहते हैं, आप चाहे कोई भी दल हो। ऐसा नहीं है कि कश्मीर के नौजवान और जम्मू के नौजवान आपकी तरह बेरोजगारी और नौकरी को लेकर परेशान नहीं हैं। ये ओपन आर्ट कह रहे हैं पूरे बिहार में सिर्फ 2 फार्मासिस्ट हैं। बताइए, अगर ऐसा है तो ये कितना भयावह है। तो इसलिए हर जगह के नौजवान सरकारी पर
परीक्षाओं को लेकर परेशान है। 8-8 साल लगेगा, 6-6 साल लगेगा, इतना घमंड आपको। अगर आप रेलवे का इम्तिहान जो ले चुके हैं, पिछले जून में जो रिजल्ट आ गया, उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई थी अभी तक? अप्रेंटिस वाले कितना आंदोलन कर चुके हैं, कोई नहीं देखना। सिपाहियों के कितने पद खाली हैं, शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। इसलिए इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। खुर्शीद आलम कह रहे हैं आई एम ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ सैलरी रिडक्शन। भाई मेरी भी कम हो गई है, तो मैं क्या करूं बताओ। तो इसलिए आप लोग जिनकी सैलरी कम हुई है, अब सैलरी वापस होने में बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। किसी ने कनाडा से लिखा है, बनर्जी साहब ने, कि कनाडा में सबने, सरकार ने सबको $2000 पर मंथ दिया है। हरसिमरनजीत सिंह ने लिखा है, कमाल है। तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, बर्बाद की जा रही है धर्म से जोड़कर। इस धर्म को कोई खतरा नहीं है, आपकी जिंदगी को खतरा है इस धर्म की राजनीति से। ये बात आप समझें। हर चुनाव में ये भय क्यों पैदा किया जाता है? फिर आप एक ईमानदार पुलिस व्यवस्था, जांच व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं? फिर क्यों ये आप काम करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि किसी को झूठे आरोप में फंसाकर गौरक्षा कानून में भर्ती कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। गौरक्षा के नाम पर आजादी के समय से बड़े बड़े जमींदारों ने, लोगों ने लाखों एकड़ जमीनें दान दी कि हमारी गाय माता अच्छे घास का भोजन करेंगी। उन सारी जमीनों पर कब्जा हो गया है। ग्राम प्रधानों में भी, ग्राम सभाओं की जमीन पर भी, चारागाह की जमीन पर कब्जा हो गया है। लेकिन इस मसले को लेकर एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान कितना फैलाया जाता है। एक रिपोर्टिंग आपने उस गोदी मीडिया पर देखी है कि एक गांव की चारागाह की जमीन है जिस पर किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है, और वही आदमी अपने जिले के मुख्यालय में बैठकर गौ रक्षा की राजनीति करता है। हमारी गौ माताएं, तकलीफ होती है देखकर। दिल्ली का घर फ्लैट का है, वरना पटना में और अपने गांव में हम गाय पालते थे, और हमारे यहाँ जो सब्जी काटी जाती थी उसको बहुत इज्जत से काटी जाती थी। हम जमीन पर नहीं रखते थे, टोकरी में रखते थे। उसको उठा के गौ माता को पहले खिलाते थे। उसको हरा हरा देख करके उसे हरा कुछ मिला है तो तबीयत खुश हो जाती थी। आज यहाँ दिल्ली की सड़कों पर आज तक मैं देखता हूं कि गौ माता प्लास्टिक की थैली और कचरे में खा रही है। ये मैंने अपने बचपन में गायों को खाते नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। तो गायों के लिए कोई अच्छा ढंग का हुआ? आप जाकर देखिए, कुछ गौशालाएं बनाई गई, उसमें भी राजनीति हुई। खाने पे गायों के खाने के लिए नहीं है। हमने तालाबंदी के दौरान दिल्ली में किया था, गौ माताओं को खाने के लिए कुछ नहीं, राजनीति के लिए सब है। कीजिए, आप आंदोलन चलाइए कि गौ रक्षा, गौ के लिए जो चारागाह की जमीन गायों के लिए दी गई थी, उन जमीनों पर कब्जा हटाया जाए। वो राजनीति कीजिए ना। हर बात में मेरा आईटी सेल प्रचार करता है, तरह तरह की चीजें बनाता है। लोग पूछता है आपके खिलाफ वायरल हो रहा है। मैं क्या करूं भाई? एक अदना से पत्रकार के पीछे सरकार लग जाए, इतना बड़ा आईटी सेल लग जाए, पॉलिटिकल पार्टी लग जाए, उसके लाखों समर्थक लग जाएं। मैं जिंदा हूं, यही बहुत है। आप लोगों की दुआ से मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन आप जिसे समर्थन देना है उसे दीजिए, लेकिन कहिए कि भाई रोजगार के सवाल पर आइए, बात रोजगार की कीजिए। ये हिंदू मुसलमान के फ्रेम में, ये जाति धर्म के फ्रेम में अब मत रखिए। ईडब्ल्यूएस वाले भी समझ लें, जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं चलेगा कि 17 सितंबर को नौजवान प्रदर्शन कर रहा है नौकरी के लिए, तो न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहे हैं। हाँ शेखर गर्ग साहब, मैं किसी क्रांति की आशा नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं नौजवानों को, ये मेरी बात सुनकर धर्म जाति पर ही वोट देंगे, कहीं भी, किसी भी चुनाव में, मुझे पता है। लेकिन मेरा काम है सही बात कहना, मैं कहूंगा। ये बात आप किसी चुनाव के संदर्भ में नहीं देख सकते। मैं 2017 से अकेला इन सवालों को उठाते आ रहा हूं। उसके पहले मुझे इसका
नहीं नहीं, इनको परवेज साहब को डिप्रेशन क्यों हो रहा है? मैं तो रास्ता बता रहा हूं परवेज साहब, मुझे तो डिप्रेशन नहीं हो रहा है। अब कोई कह रहा, अविनाश कह रहे हैं कि रेलवे को 866 करोड़ रुपए आ गए 2017-18 में फॉर्म से। मुझे पता नहीं, हिसाब मुझे जोड़ना नहीं आता, मैं अक्सर गलती कर देता हूं। तो इसलिए आप सब काबिल लोग हैं, आपको खराब एजुकेशन सिस्टम देकर कम काबिल बनाया गया है। किसी ने लिखा है वियतनाम सरकार ने भी 10,000 दिया है सबको, यहां देखिए 500 और 2,000 देकर ही गुणगान गा रहे हैं सब। तो आप करें। शेष नारायण साहब कह रहे हैं नेपाल से हैं, वहां से मेरा न्यूज देखते हैं। नमस्कार शेष नारायण जी, क्या बात है, कोई वियतनाम से, कोई लंदन से और कोई कनाडा से आ गया। उड़न तश्तरी भी जी भी हैं हमारे साथ। खिलाना चाहिए, क्यों नहीं खिलाएंगे गाय को सब्जी भाई? ऐसी व्यवस्था हम कर सकते थे। उसके चारागाह की जमीन ही हम रखते, उसमें हरी हरी घासें होती तो हमारी गाय खा के मजा आ जाता, स्वस्थ दूध मिलता हम सबको। तो इसलिए बहुत सारे नौकरी के सवाल को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके कौशल, अच्छी शिक्षा से जोड़कर देखिए, वरना आप सब बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आईटी सेल वाले बदल कर चले जाएंगे जो आपके व्हाट्सएप में भेजते हैं। आपके व्हाट्सएप में इस तरह की अफवाहें आए तो समझिए कि कोई आपको इसी लायक समझता है। ये आपका अपमान है। आपकी नौकरी के साथ इस दौर में जो 6 साल में मेहनत होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। स्वरोजगार किया जा रहा है। जो कहने वाले लोग, उनको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा लोग स्वरोजगार करते हैं इस देश में। सिर्फ 10% लोग हैं जो फॉर्मल नौकरी पे हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है नियमित, अच्छी सैलरी वाले 7 से 10% हैं। पढ़िए इस किताब को, पता चलेगा। और ऐसे बहुत सारे लेख हैं। बेरोजगारी की दर जब 45 साल में सबसे अधिक हुई तो डेटा ही गायब कर दिया गया, अदल बदल के लाया गया, कहा नहीं हमने कुछ पैमाना बदला है। अब 17% बेरोजगारी है। 17-18 में ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार कम हो गए। तो लगातार रोजगार कम हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं उसमें सैलरियां कम हो गई हैं। क्या आपको अंदाजा है कि किस तरह की तबाही आने वाली है? तो आपके माँ बाप हों, आप हों, जितना नशा आपको धर्म की राजनीति में करना है कर लीजिए। वक्त अब आपको नहीं मिलेगा, वक्त गुजर गया। अब अगला 10 साल हम मामूली तरक्की के लिए भी तरसेंगे जिस हालत में पहुंचा दिए गए हैं। मामूली, राज्यों के पास पैसे नहीं हैं, सैलरियां अब नहीं मिलेंगी समय पर। तो आप देख लीजिए, हमारा क्या है, हम तो गाली सुनते रहते हैं, आप सुनाते रहेंगे। तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या है। मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी परेशानी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, पर मैं बड़े फलक पर देखता हूँ तो ऐसा कोई तबका नहीं मिलता है मुझे जो परेशान नज़र ना आ रहा। आपकी जवानी है साहब, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कितने क्वालिटी के लोग हैं। मान मुझे तो 4-5 शिक्षक मिले थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कैसे बदली? उन्होंने मुझे अच्छी किताबें दी, उन्हें मुझे पढ़ना सिखाया, वरना मैं रट रहा था किताबों को। मैं नहीं समझता था कि मैं ये किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। सिर्फ 4-5 टीचर ने मेरे पूरे क्लास के लड़कों को बदल दिया और वो सब अच्छी नौकरी में गए, अच्छे काबिल लोग बने। लेकिन आपका गणित भी बहुत अच्छा है, नैसर्गिक रूप से आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत व्यवहारिक चीज़ें आती हैं, लेकिन आपने 3 साल का जो बीए में एडमिशन लिया उसी में आपका कबाड़ा कर दिया गया। चाहे आप इंजीनियरिंग में गए हों, चाहे आप उसमें गए हों, और फिर आपकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी गई। आप काबिल नहीं हैं। जब काबिल नौजवान बाजार में जाता है तो वो मोल भाव करता है। वो कुछ दिन के लिए भले कम पर काम कर ले, लेकिन ज़्यादा काम करने की उसमें सलाहियत पाता है, योग्यता आती है, वो कुछ और बिजनेस कर सकता है। ऐसा क्यों है कि असंगठित क्षेत्र में ज़्यादातर लोग 10,000, 15,000 की नौकरी करते हैं, बहुत तकलीफ में नौकरी करते हैं। लेकिन इस देश में धर्म की राजनीति ने आप सबको बर्बाद कर दिया है। आप नौजवान अब किसी लायक नहीं रहे। इससे निकलना आप मत समझिए कि फेसबुक लाइव देखकर आप निकल जाएंगे, ना ही मैं आपसे कोई उम्मीद करता हूं। मैंने तो लिखा है कि मैं भारत के युवाओं से 3.5% उम्मीद करता हूं। मुझे सब असलियत पता है दोस्तों कि इस लाइव के बाद आप क्या कहेंगे। सब समाज की सारी व्यवहारिकताओं, अनैतिकताओं को मैं जानता हूं। भारत का समाज जो है, आप अपने घर में, परिवार में, आसपास किसी आयोजन प्रयोजन में देखेंगे,
अनैतिकताओं से भरा हुआ समाज है। इसमें एक और बात लिखी हुई है कि भारत का परिवार इलाज कराने और दहेज देने में गरीब हो जाता है। सोचिए, 2 में से 1 परिवार दहेज के कारण गरीब हो जाता है। अब लिखे हैं, पारिदा साहब लिख रहे हैं कि एनआईटी से हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली है। अब भाई परीक्षाएं अब नहीं होंगी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है क्योंकि रेटिंग एजेंसियां कहेंगी कि आप तो अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। जैसे ही सरकार 10 लाख करोड़ 4 उद्योगपतियों को दे देगी, रेटिंग एजेंसियां वाहवाही करेगी। इस चक्र में हम फंस गए हैं। इसीलिए हो सकता है मेरी बातें सही ना हो, पर्याप्त ना हो, मुझे झारखंड का भी पता है दोस्त, मैं सब सरकार का बोल रहा हूं। जरूर इस मुद्दे पर फोकस मेरा केंद्र सरकार के कारण गया था और उस फोकस को अभियान की तरह करने के बाद भी आज देखिए कि रेलवे की जो भर्तियां हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। तो आपको तय करना है कि आप इस अफीम को, धर्म के खतरे के अफीम को लेकर कब तक जीना चाहते हैं। कई नौजवान लिखते हैं कि मैं तो बदल गया हूं, मैं अपने पिताजी का क्या करूं, वो दिन रात गोदी मीडिया देखते रहते हैं। होता है, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं लोग, इतना आसान नहीं है उनको उस चंगुल से निकाल पाना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस समाज को नए स्वरूप से गढ़ने के लिए। सरकारों का पुनर्गठन करना पड़ेगा, आर्थिक नीतियों पर हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। 50-50 किलोमीटर का एक जिला है, 30 एकड़ की जमीन में घर में डीएम रह रहा है। एक डीएम क्यों होना चाहिए? 4 डीएम क्यों नहीं होना चाहिए? वो डीएम अपने कार्यकाल में अपने सारे विभाग के कर्मचारियों से मिल नहीं पाता होगा, वो काम क्या करेगा? केवल मीटिंग होती है, आजकल यही होता है, जिले में मुख्यमंत्री मीटिंग करने लगे हैं, उसका फोटो दिखाया जाता है, डीएम को डांटा जाता है। वो डांट खाएगा ही क्योंकि उसके पास कर्मचारी नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी नीयत के साथ आईएएस बनना चाहते हैं, पर इन्हीं सब चीजों में भटक के अंत में फिर वो भी भ्रष्ट होकर चले जाते हैं। तो मैं अब आप सबसे विदा लेता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने मेरा लाइव सुना। उम्मीद करता हूं कि इस बार मेरा फ्रेम अच्छा होगा। और भोजपुरी में 2 लाइन में मैं फिर से कह देता हूं कि बबुआ लोगिन, बबुनी लोगिन, बात सुनी लोगिन, रउआ लोगिन के नौकरी के अब कहीं कौन ठौर नहीं है। जो ना स्कूल कॉलेज में बपसी पढ़ा के भेजले रहले, वो कॉलेज में मास्टर नहीं है, नीमन प्रोफेसर नहीं खन सन, तो रउआ लोगन जौन काबिल बनत रहनी है अब काबिल नहीं थी, तो कम कामों मिली तो रउआ लोगन के कमे पैसा के काम मिली, वो बनावल गई बा, जबकि रउआ बहुत काबिल रहनी है। अगर नीमन मास्टर रहता सन आ मास्टरनी लोग रहित लोग तो रउआ लोगन के चमका दिले रही, तो नीमन नीमन नौकरी मिलल रही रउआ लोगन के। अब वो नहीं खे मिलत, तो एजुकेशन राउट बर्बाद हो गई, आ हेल्थ बर्बाद बा चौपट। तो इलाज में जो बपसी के लगे, बाबूजी के लगे जौन पैसों बा, वो इलाजे में बर्बाद हो जाता, सारा पैसा फूका जाता, रउआ लोगन फिर गरीब हो जाते हैं। तो एक जना के तो नौकरी नहीं है, आज जरा नौकरी बा ओकरा उतने सैलरी बा कि वो बेचारा जी सकता, पेंशन वेंशन के कोनो ठिकाना नहीं है। तो ऐसे जो ये नौकरी के जो मसला बा ओकरा के मजाक में मत उड़ाई, आ ईगो में मत ली रउआ लोग। हम देखा तनी, सब जानत तनी हम कि क्या तरह लोग जात पात के लेके, धर्म के लेके ड्रामा कैले बा, बुझात नहीं है हमरा। इतना लोग के कमेंट देखा तनी और पढ़ा तनी, हमरा लोग अकेले नहीं है, ये करत करत थाक गई नहीं। अब मियाज हारल बा लेकिन फिर बोले लगे नौकरी को लेके। बिहार चुनाव खातिर हम चुप में बानी, संबंधित नहीं है, ओकरा बादो बोलल जाई। नौकरी के सवाल के ठीक करही के पड़ी। 3-3 बरिस 4-4 बरिस लोग इम्तहान के लिए लोग डरामा कैले बा लोग, आ लबरई ढिलता लोग आके मंच पर खड़ा होकर कि नौकरी देतनी, स्वरोजगार करो। लोग जानत नहीं गिरो लोग, इनकी सारा आधा आबादी तो स्वरोजगार करता। बिहार में भी अमरजीत जी बहुत खराब है, नौकरी की क्या स्थिति आप पूछ रहे हैं? बिहार में कौन से राज्य में अच्छा है? अरे भाई हम बिहार इलेक्शन में नहीं आए हैं, ये नौकरी का सवाल अनिल कुमार जी 2017 से कर रहे हैं, हर चुनाव में, हर समय। देखिए सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं नौकरी पे, सैकड़ों। अकेला पत्रकार हूं दुनिया में, 9 बजे प्राइम टाइम में सारा छोड़ के सैकड़ों प्रोग्राम किए, गिन नहीं सकता हूं मैं भी। इतना दर्द देखा है युवाओं का। तो आप बहाना बना के गाली देते रहिए मुझे, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको नौकरी मिल जाए तो मुझे मिठाई भेज दीजिएगा, अच्छी नौकरी मिले तो। यहाँ तो परीक्षा पास करके लड़का लोग घर में बैठे क्योंकि नौकरी नहीं है, तो जाता नहीं
बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमको देखा, दोबारा सुना। अच्छा है कि आप इस नौकरी के मुद्दे को व्यापकता से समझेंगे, अपनी शिक्षा से जोड़कर देखेंगे, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा से, अपने हुनर से जोड़कर देखेंगे। जा गिर गया, हाँ, और स्वास्थ्य से जोड़कर देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देखेंगे, वरना आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपकी जिंदगी में कई तरह की बेचैनियां रहेंगी। इसलिए ये आईटी सेल वालों की नौकरी छोड़िए। आईटी सेल की नौकरी भी स्वरोजगार है, उड़न तश्तरी जी कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से है, उन सब की भी नौकरी बदल जाएगी। कितना झूठ बोलेगा कोई, टाइप करेगा, लड़का बीमार हो जाएगा। 20,000 रुपये अगर आपको मिल रहा है, दिन भर आप रवीश कुमार के बारे में अनाप शनाप लिखते लिखते वो बीमार हो जाएगा बेचारा, कि कितना लिखे इसके बारे में। तो इसलिए ठीक है, हम मीडिया नहीं बदल सकते, हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम समाज नहीं बदल सकते हैं। हम जो बात कह सकते हैं वो बात मैंने आज आपसे फिर से कही है, हम 1000 बार कहेंगे, हज़ारों बार मैंने चिट्ठियां लिखी है नौजवानों के नाम। तो इसलिए लफा शूटिंग मेरे साथ नहीं भैया, कि चुनाव आया है तो मैं बोल रहा हूँ। इतना बोला हूँ नौकरी के सवाल पे कि कई चुनाव गुजर गए, अभी कई चुनाव गुजरेंगे इस नौकरी के सवाल पे। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं। आप अपने ज़िले के कॉलेजों का हाल लीजिए, अस्पतालों का हाल लीजिए, प्लीज़ कुछ ठोस बदलाव की तरफ आप बहस को ले जाइए, जिससे नेताओं पर, सभी दल के नेताओं पर, सभी सरकारों पर मुकम्मल